चलो सामने ध्यान दीजिए इधर। चलो संविधान का देख लो, कौन सा भाग हम लोग पढ़ रहे थे बताओ। भाग 8। भाग 8 किससे संबंधित था? केंद्र शासित प्रदेशों से, ठीक है ना। केंद्र शासित प्रदेशों का पूरा अनुच्छेद हम देख चुके थे। कुछ संविधान संशोधन देख रहे थे केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। आ रहा बात समझ में? चलो तो केंद्र शासित प्रदेशों का इससे पहले हम कौन कौन सा संशोधन देख चुके हैं, जल्दी बताओ। तो सबसे पहले देखे थे 14 नंबर का संशोधन 1962 वाला। दूसरा बताइए। 69वां 1991। और फिर था 70वां संशोधन 1992। ये 3 संशोधन देख चुके हैं ना। चलो तो चौथा नंबर का कुछ हम अधिनियम देखते हैं जो नया आया था संविधान में। तो उसके बारे में हम समझते हैं कि क्या आपको याद रखना है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं ध्यान से, आज का जो हमारा जो टॉपिक कहाँ से चालू होगा जल्दी बताओ। तो ये हम देखेंगे जो जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसका स्थापना कैसे हुआ, किस अधिनियम के तहत हुआ था, उसको पूरा आपको ध्यान देना है। आ रहा बात समझ में? तो इसका जो टॉपिक है जम्मू कश्मीर कौन से अधिनियम के तहत गठन हुआ था, अगर क्वेश्चन है तो आपको बताना है। नाम इसका है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। क्या था जल्दी बता दो। पुनर्गठन अधिनियम, अधिनियम। तो ये जम्मू कश्मीर जो पुनर्गठन जो अधिनियम है, अधिनियम मतलब एक प्रकार का कानून है जो संसद के द्वारा इसको लाया गया था। इसको लाया गया था वर्ष 2019 में। कब लाया गया था जल्दी बताओ। वर्ष 2019 में इसे लाया गया था। तो इस अधिनियम के बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी जो है उसको आपको देखना है, ठीक है। चलो तो आज का हमारा देखो टॉपिक क्या है जल्दी बता दो। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। तो यह एक प्रकार का क्या, अगर हम देखें ध्यान से, कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम एक प्रकार का संसद द्वारा, किसके द्वारा जल्दी बताओ, संसद द्वारा जो पारित एक अधिनियम है। क्या बताओगे? संसद द्वारा पारित एक क्या है जल्दी बताओ, अधिनियम है ना। और इस अधिनियम के बारे में यदि हम देखते हैं कालक्रम को लेके, तो इसको लाया कब गया था उसके बारे में, ठीक है ना। समझ आ पा रहा है? तो जम्मू कश्मीर जो पुनर्गठन अधिनियम, इसकी शुरुआत कब से होता अगर हम बात करें, तो उसके लिए कुछ कालक्रम हम देखते हैं कि क्यों इसको लाना पड़ा था, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले एक डेट याद रखना है, वो है आपका 5 अगस्त। कब का बात है? 5 अगस्त 2019 है। इस समय देखो क्या हुआ था, आपको ध्यान रखना है। तो 5 अगस्त 2019 को जो मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को, मोदी सरकार ने क्या बता दो, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया था। विशेष राज्य का क्या दिया था बता दो, दर्जा दिया था। और साथ ही साथ ध्यान ये रखना है कि आर्टिकल नंबर जो 370 था, अनुच्छेद 370, इसको इस दिन क्या किया गया था, समाप्त। ये आपको ध्यान रखना है। आ रहा बात समझ में? तो कब कब आता है जल्दी बता दो। 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ था जल्दी बताओ। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर जो राज्य है इसको क्या दर्जा दिया, विशेष राज्य का दर्जा देते हुए कौन सा अनुच्छेद को समाप्त किया था? 370 जो अनुच्छेद था जम्मू कश्मीर से जो रिलेटेड संविधान वाला है, इसको पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया जल्दी बता दो, समाप्त। ठीक है। जैसे ही 5 अगस्त को ये हुआ, और ध्यान रखेंगे इसी दिन 5 अगस्त को ही, और देखते हैं क्या काम होता है, ठीक है ना। तो 5 अगस्त 2019 को ही ध्यान रखेंगे कि ये जो अधिनियम आप देख रहे हो, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 है, इसको अगर हम देखें ध्यान से, तो इसको सबसे पहले प्रस्तुत किया गया। और प्रस्तुत कहाँ किया गया बोलेंगे तो आपको बताना है राज्यसभा में। कहाँ पेश किया गया जल्दी बताओ। राज्यसभा में क्या किया गया जल्दी बता दो, प्रस्तुत किया गया इस अधिनियम को। अधिनियम का नाम क्या है जल्दी बता दो। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को कहाँ रखा गया, कहाँ प्रस्तुत किया गया बोलेंगे क्या बताओगे। अधिनियम से पहले ये विधेयक था, पारित होगा तब वो अधिनियम बना है। समझ आ पा रहे हैं? ठीक है ना। अब बात आता है कि राज्यसभा में इसको प्रस्तुत किया किसने था। तो आपको जो गृह मंत्री जिनका नाम क्या है जल्दी बता दो, अमित शाह, ठीक है ना। इनके द्वारा क्या किया गया जल्दी बता दो, प्रस्तुत किया गया। और ध्यान ये रखेंगे इसी दिन
इसको पारित भी कर दिया गया। इसी दिन इसको क्या कर दिया गया? पारित। कहां से? राज्यसभा से। ये आपको ध्यान रखना है। आया कि नहीं समझ में? देख लो। तो देखेंगे, सबसे पहले बताओ 5 अगस्त 2019 के दिन क्या क्या हुआ था। पहला, जम्मू कश्मीर राज्य को क्या दिया गया? विशेष दर्जा। और अनुच्छेद 370 को क्या कर दिए? समाप्त। ठीक है। इसी दिन 5 अगस्त 2019 को ही राज्यसभा में इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया है। विधेयक समझ आ रहा ना? विधेयक ही क्या बनेगा आगे चल के? अधिनियम। तो प्रस्तुत राज्यसभा में किसने किया था? अमित शाह। और 5 अगस्त के दिन ही ये यहां से क्या हो गया? जल्दी बता दो। पारित। ठीक है। अब ये जो विधेयक था, आगे चल के इसको अब राज्यसभा से तो पारित हो चुका है, तो अब इसको हम कहाँ रखेंगे? जल्दी बताओ। लोकसभा में। तो अगले ही दिन हम ध्यान रखेंगे 6 अगस्त। कब का बात है? जल्दी बताओ। 6 अगस्त 2019 को ये जो आपका अधिनियम था या विधेयक, जो भी आप बोलना चाहो, इसको कहाँ प्रस्तुत किया गया? जल्दी बता दो। तो इसको प्रस्तुत किया गया कहाँ? बता देंगे। लोकसभा में। ठीक है। और लोकसभा में बात करें प्रस्तुत होने के बाद, लोकसभा इसको कब पारित किया? तो प्रस्तुत भी इसी दिन हुआ और लोकसभा से पारित भी इसी दिन हो गया, एक ही दिन के अंदर। इतना जल्दी जल्दी प्रोसेस हुआ था पूरा। समझ आ पा रहा है? तो 6 अगस्त 2019 को ये जो अधिनियम है या विधेयक, हम जो भी बोलना चाहे, इसको कहाँ पेश किया गया? जल्दी बताओ। लोकसभा में। और लोकसभा से भी उसी दिन उसको क्या कर दिया गया? पारित। यहां तक क्लियर है सबका? है ना? अब इसके बाद जैसे कि राज्यसभा से पास होके कहाँ आ गया? जल्दी बताओ। लोकसभा में। अब लोकसभा से पास होके ये जाएगा राष्ट्रपति के पास। कहाँ जाएगा? जल्दी बताओ। तो राष्ट्रपति के पास देखते हैं ये किस दिन जाता है। ठीक है ना? तो आपको याद रखना है यहाँ पास 9 अगस्त 2019। कब का बात था? जल्दी बताओ। 9 अगस्त 2019 को इसको किसके समक्ष रखा गया? जल्दी बता दो। राष्ट्रपति के समक्ष रखा गया। और इस समय राष्ट्रपति कौन था? कोई बता सकता है? रामनाथ कोविंद। कौन था? जल्दी बताओ। रामनाथ कोविंद। तो इनके समक्ष प्रस्तुत किया गया, है ना? चलो देखो इधर ध्यान से। तो 9 अगस्त के दिन इसे राष्ट्रपति के साथ, राष्ट्रपति इस समय कौन था? जल्दी बताओ। रामनाथ कोविंद। और इसने इस अधिनियम को क्या दे दिया? स्वीकृति प्रदान कर दिया। तो ये सब तिथि आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। राज्यसभा में कब पेश हुआ था? जल्दी बताओ। 5 अगस्त। लोकसभा में देखो, जिस दिन प्रस्तुत हुआ उसी दिन दोनों जगह पारित भी हुआ था। तो प्रस्तुत और पारित दोनों ही राज्यसभा में 5 अगस्त, लोकसभा में 6 अगस्त, और राष्ट्रपति की स्वीकृति 9 अगस्त। क्लियर है सबका? हाँ, है ना? यहां तक सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ। और अगर हम देखेंगे ध्यान से, यहाँ तीनों तिथि क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। अब देखते हैं ये अधिनियम को लागू कब किए थे। जैसे पास हो गया, अब जम्मू कश्मीर में इनको क्या करना था? जल्दी बताओ। लागू करना था। तो लागू के लिए जो तिथि अगर हम देखते हैं ध्यान से, तो इसको किस दिन लागू किया गया था अगर हम ध्यान दें, तो उसको अच्छे से याद रखना। इस अधिनियम को कब लागू किया गया था? तो अधिनियम को लागू किया गया था 31 अक्टूबर को। कब का बात है? जल्दी बताओ। 31 अक्टूबर। आ रहा बात समझ में? तो 31 अक्टूबर 2019 को इसको क्या कर दिया गया? जल्दी बता दो। लागू कर दिया गया जम्मू कश्मीर क्षेत्र में। आ रहा बात समझ में? तो लागू की अगर तिथि पूछे तो 31 अक्टूबर 2019 को इस अधिनियम को क्या कर दिए? लागू कर दिए वहां पास। ठीक है। और लागू करने के साथ साथ देखो क्या किया गया। तो जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र था उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। समझ आ पा रहे हैं? जिसमें से एक जैसे हम नाम क्या देखते हैं? जम्मू कश्मीर, और दूसरा क्या जाएगा? लद्दाख। तो ये प्रोसेस आपको यहां से थोड़ा ध्यान रखना है। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। आ रहा समझ में? तो प्रस्तुत, पारित होते हुए कब इसको लागू किए, इसको याद रखना। और लागू करते ही जम्मू कश्मीर राज्य कितने केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ गया? 2। जिसमें नाम क्या है? पहला जम्मू कश्मीर, और दूसरा क्या बताओगे? लद्दाख। यहां तक क्लियर है? और इसी दिन ही ध्यान रखेंगे, यहां जम्मू कश्मीर को संभालने के लिए एक उपराज्यपाल आ गया। उप राज्यपाल की भी नियुक्ति इस दिन हो गया। यहां भी किसकी नियुक्ति करेंगे? जल्दी बताओ।
उप राज्यपाल की क्या कर देंगे, नियुक्ति यहाँ हम कर देते हैं। समझ आ पा रहे कि नहीं, जल्दी बताओ। और इसी दिन ही अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की भी हम क्या कर दिए, स्थापना, कि दोनों क्षेत्रों को संभालेगा। समझ आ पा रहे कि नहीं। तो जम्मू कश्मीर लद्दाख उच्च न्यायालय भी किस दिन बना, जल्दी बता दो। 31 अक्टूबर के दिन ही पूरा काम वहां हो गया। समझ आ पा रहे हैं। ये पूरा काम संसद में हुआ, इस दिन पूरा काम जम्मू कश्मीर लद्दाख को बंटवारा में हो गया। समझ आ पा रहे हैं कि नहीं। यहां तक क्लियर है सबका, आए ना, बन जाएगा यहां तक। चलो अब देखते हैं जो जम्मू कश्मीर राज्य का तो हम पूरा बंटवारा वगैरह कर दिए, रामनाथ कोविंद इसमें साइन वाइन पूरा कर दिया। अब देखते हैं कि जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य था उसके अंदर कुल कितने जिले आते थे, अगर कभी क्वेश्चन आए तो कितने जिले आते थे, कोई बता सकता है, जल्दी बताओ, किसी की जानकारी। हाँ, नहीं नहीं, और बताओ। हाँ, चलो इसमें देख लो, टोटल आते थे 14, कितना बता दो, कितना जिले आते थे बताओ। 14 जिला यहां से ध्यान रखना है। उस 14 जिले में अगर हम बात करें, लद्दाख को मिला 2 जिला, कितना जिला मिला, और बाकी जो भी जिले थे वो कहाँ थे, जल्दी बताओ। 12 जिले पूरा किस में रहेंगे, जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले एरिया में आ जाएंगे। समझ आ पा रही है, जल्दी बताओ। हाँ है ना। तो टोटल कितने जिले थे, जल्दी बता दो, 14। और ये पूरा नया काम करने के बाद लद्दाख को कितना जिला मिला, 2, और बाकी पूरा जिला कहाँ चले गया, जम्मू कश्मीर राज्य में चला जाता है। क्लियर है नहीं, जल्दी बताओ। तो इस चीज को भी यहाँ याद रखना है। आया कि नहीं समझ में, बन जाएगा सबसे। चलो तो ये हो गया हमारा जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बारे में, बन जाएगा सबसे। बस इतना ही चीज आपको याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो यह संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसको हम बात करें सब 5 अगस्त से चालू होता है। विशेष राज्य का दर्जा दिए, 370 समाप्त किए, एकदम जिस दिन पारित प्रस्तुत उसी दिन सब जगह पारित होते गया। समझ आ पा रहा है। और लोकसभा में देखो पेश जब शुरुआत करते हैं तब पेश होता है, अब वो तो पूरा पेश हो गया, अब यहाँ सिर्फ आया है, वो साइन बस करेंगे। तो जो स्टार्टिंग में जब होता है ना तो वहां बताते हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है, राज्यसभा, तो यहाँ जो करेगा उसको बताएंगे। तो राज्यसभा में कौन प्रस्तुत किया, जल्दी बता दो, अमित शाह ने किया था। आए कि नहीं समझ में, बन जाएगा सबसे यहां तक। चलो तो ये हो गया हमारा जम्मू कश्मीर के बारे में पूरी जानकारी। कुछ कुछ केंद्र शासित प्रदेश हमको और देखना है जिसके बारे में कुछ विशेष प्रावधान आपको देखना होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है लक्षद्वीप से, लक्षद्वीप। चलो लक्षद्वीप के बारे में देख लो क्या क्या आपको पता होना चाहिए। तो जो लक्षद्वीप है ये कब भारत में विलय हुआ, रातों राज्यों का जब, ये जो लक्षद्वीप वाला जो एरिया था, नक्शा पूरा बता दिया था किधर लक्षद्वीप है, केरल के पास में। समझ आ पा रहे हैं ना। तो केरल के पास में जो लक्षद्वीप है ये आपको याद रखना है, ये आपका 1 नवंबर 1956 को, कब बता दो जल्दी बताओ, 1 नवंबर 1956 में भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किए। भारत के राज्यों क्या हुआ, जल्दी बताओ, पुनर्गठन करती है। और उसी के साथ साथ लक्षद्वीप को, लक्षद्वीप पहले आता था मद्रास एरिया में, किसमें आता था, मद्रास। तो मद्रास से इसको अलग किया गया और एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। क्या बना दिया, जल्दी बता दो, मद्रास से अलग करके क्या बना दिए, केंद्र शासित प्रदेश बना देते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। तो यहां से आपको ध्यान ये रखना है। क्लियर है सबका। और जब ये मद्रास से अलग होके ये क्या बना, जल्दी बता दो, एक केंद्र शासित प्रदेश जब बना था तो स्टार्टिंग में इसका जो नाम लक्षद्वीप नहीं था, स्टार्टिंग में इसका नाम क्या था, अगर क्वेश्चन आए तो इसका नाम था आपका लक्का द्वीप। क्या था, जल्दी बता दो, मतलब 3 नाम, एक लक्का द्वीप, मिनी काय, मिनी काय, और एक नाम और देखेंगे यहाँ पास, अमीन द्वीप, अमीन द्वीप। तो ये 3 नाम को, मतलब तीनों नाम को, तीनों को एक साथ लेते थे। क्या नाम लेते थे, जल्दी बताओ, लक्का द्वीप, मिनी काय, अमीन द्वीप, ऐसे करके इसका नाम पड़ा था। समझ आ पा रहे हैं। और कब इन तीनों का नाम चेंज किया गया, तो इनका नाम चेंज हुआ 1 नवंबर 1973 को,
पहले ये 3 नाम से पुकारते थे इस क्षेत्र को, समझ आ पा रहे हैं। और 1 नवंबर 1973 को इसका नाम पड़ा लक्षद्वीप। क्या नाम पड़ा जल्दी बता दो? लक्षद्वीप। आ रहा है कि नहीं समझ में? तो लक्षद्वीप जो है इसका नाम कब से आया जल्दी बता दो? 1 नवंबर 1973 से। उससे पहले इसका नाम पूरा क्या था? लक्का द्वीप, मिनी काय, अमीन द्वीप, ऐसे चलता था। समझ आ पा रहे हैं? और लक्षद्वीप पहले किस क्षेत्र में आता था बोलेंगे तो क्या बताओगे? मद्रास वाले एरिया में आता था। किस में आता था? तो मद्रास से अलग करके इसको एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। तो इतना लक्षद्वीप के बारे में थोड़ा सा याद रखना है। क्लियर है कि नहीं? बन जाएगा सबसे? ठीक। चलो, लक्षद्वीप के बाद कुछ जानकारी आपको याद रखना है अंडमान निकोबार के बारे में। चलो, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, इसका अगर पूरी जानकारी हम तो भारत भूगोल में देखते हैं कि कहाँ पास अंडमान है, कहाँ निकोबार है, कैसे कौन से चैनल से अलग होते हैं ये दोनों। समझ आ पा रहा है? हाँ, नाम चेंज हुआ है क्या अभी? देख लो क्या दिखा रहा है तो। देखे क्या? देख लो। ये चलो इसको समझा देता हूँ, साथ ही साथ हम लोग देखते जाना, लास्ट में बता देना, ठीक है? चलो, अंडमान निकोबार के बारे में ध्यान ये रखना है, जैसे कि आप भारत के जैसे नक्शा देखते हैं, तो भारत का अगर नक्शा देखेंगे अपन तो नीचे वाला अगर एरिया में यहाँ देखता हूँ तो लगभग यहाँ अपन बात कर सकते हैं किसके बारे में जल्दी बताओ? अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार के अगर ऊपर साइड अपन ऐसे जाएंगे तो आपको एक नया देश पड़ेगा जिसका नाम है आपका म्यांमार। क्या है जल्दी बता दो? म्यांमार। आ रहा बात समझ में? जिसको बर्मा के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? बर्मा। बातें मत करो बीच में। तो होता क्या था, ध्यान रखेंगे, ये जैसे जो हमारा भारत वाला जो क्षेत्र था, तो भारत से होके ऐसे अपन जाते थे म्यांमार। कहाँ जाते थे बल्दी बताओ? म्यांमार। तो भारत और म्यांमार के बीच में प्राचीन व्यापार मार्ग पर स्थित ये जो अंडमान का जो अंडमान जो क्षेत्र है, ठीक है ना, इसका दौरा किया गया था पहले कि ये है क्या चीज करके। ये व्यापारिक क्षेत्र होता था। तो इसका दौरा किया गया था 1789 में। कब किया था जल्दी बताओ? 1789 में। किसके द्वारा बोलेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा बता दो? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्या किया गया था? दौरा किया गया और नौसेना वहां भेजा गया था, है ना। और आगे चल के अगर हम देखेंगे ध्यान से, इसमें मतलब ये मतलब इसी टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चला, और मतलब भारत के एरिया में बाद में आता है, पहले अंग्रेजी शासन के अंतर्गत ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जब यहाँ पूरा दौरा चलता था, नौसेना जब गया, तो उस समय इस क्षेत्र के बारे में हमको पूरा पता चला। और ये कौन से मार्ग में आता था बता दो? तो भारत म्यांमार के बीच जो व्यापार चलता था उस मार्ग का ये एरिया होता था। बात समझ पा रहे हो? और कहने का मतलब ये कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो यहाँ गया और इस क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है। ये सब दौरा कब किया था यहाँ का? 1789, सॉरी 89 बोलेंगे क्या? 1789 में कौन इसका दौरा किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी, और अपने क्षेत्र के अंतर ले लिया, मतलब ये भी भारत के अंतर्गत आ गया। और ये भारत में केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो ये कब बना भाई? तो आप बताओगे 1956। भारत के राज्यों का जब पुनर्गठन किए तो इस वाले एरिया को भी क्या बना दिए? केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, कि भारत का है लेकिन भारत से दूर है तो इसको क्या बना देते हैं? केंद्र शासित प्रदेश बना देते हैं। ऐसा आपको याद रखना है। क्लियर है? जल्दी बताओ। तो आपको याद रखना है ईस्ट इंडिया कंपनी इसका दौरा कब किया था? 1789 में। और ये भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब आया? 1956 में। भारतीय राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था उसके तहत ये भारत में क्या बन गया था? केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। और अंडमान निकोबार एक प्राचीन व्यापार मार्ग में आता था। किनके बीच व्यापार चलता था? भारत और म्यांमार के बीच। तो उस व्यापारिक क्षेत्र में आता था। इतना आपको याद रखना है। समझ आ पा रहा है कि नहीं? क्लियर है? तो लक्षद्वीप कब बना था केंद्र शासित प्रदेश के रूप में? तो क्या बताओगे? ये कब का बात है? 1 नवंबर 1956। उसी समय ही आपका ध्यान रखेंगे अंडमान निकोबार भी भारत का क्या बना? केंद्र शासित प्रदेश बना था। आए कि नहीं समझ में? क्लियर यहां तक सबका? चलो चलो, अंडमान निकोबार के बाद नेक्स्ट जो हम देखते हैं आगे पांडिचेरी के बारे में।
पांडिचेरी। चलो पांडिचेरी बता दो कहाँ पास है भाई, कौन से राज्य के करीब में है ये, कौन से राज्य के पास है पांडिचेरी? नक्शा भूल गए क्या? तमिलनाडु। चलो ये यहाँ पास हम देखते हैं ध्यान से, कौन सा क्षेत्र है जल्दी बता दो। पांडिचेरी वाला जो एरिया है, तो पांडिचेरी के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है, ये जो क्षेत्र होता था वह किसके अधीन आता था पहले? तो ये जो पूरा क्षेत्र जो होता था, ये इसमें कौन राज करता था यहाँ पर? जो पांडिचेरी जो था, यहाँ बताया गया है कि 138 वर्षों तक, कितना वर्षों तक जल्दी बताओ? 138 वर्षों तक यहाँ किसका शासन था? तो यहाँ था आपका मुख्य रूप से फ्रांसीसियों का। किसका था जल्दी बताओ? फ्रांसीसी। फ्रांसीसियों का क्या था जल्दी बता दो? शासन था। ठीक है, कितने साल तक लगभग यहाँ शासन किए थे? 138 वर्षों तक यहाँ पूरा किसका शासन चला था? फ्रांसीसियों का। और यहाँ टोटल हम बात करें कितने क्षेत्र आते थे इस पूरे इलाके में, तो यहाँ 4 क्षेत्र आते थे मुख्य रूप से। कितना क्षेत्र था जल्दी बताओ? 4। अब ये 4 क्षेत्रों का अगर हम नाम देखते हैं कि क्या क्या नाम से यहाँ 4 क्षेत्र थे जहां फ्रांसीसियों का शासन था, तो पहले भी एक बार मैं डिस्कस किया था, याद आ रहा देखना। तो सबसे पहले आपको याद रखना है पांडिचेरी। कौन सा क्षेत्र था जल्दी बताओ? पांडिचेरी नामक क्षेत्र यहाँ देखने मिलेगा। दूसरा करिकाल, कौन सा क्षेत्र है जल्दी बताओ? करिकाल। तीसरा यहाँ जो क्षेत्र था जिसका नाम था माहे, क्या था बताओ? माहे। और चौथा यनम, क्या था जल्दी बताओ? यनम। तो ये जो 4 क्षेत्र था वो फ्रांसीसियों के अधीन हुआ, ठीक है ना। और ये जो चारों क्षेत्रों को एक में हम मिला दिए, ये कब हुआ? तो इन सभी चारों क्षेत्रों को हम बात करेंगे, ये बात है आपका 1 नवंबर 1954। कब का बात है जल्दी बता दो? 1 नवंबर 1954 को भारत में जो फ्रांसीसियों के जो 4 कब्जे वाले क्षेत्र थे, समझ आ पा रहा है, उन पूरे क्षेत्रों को एक मिला दिए और भारत में बना दिए केंद्र शासित प्रदेश। क्या बना दिए बता दो? केंद्र शासित प्रदेश बना देते हैं। और केंद्र शासित बना के इनका नाम क्या रख दिए? पांडिचेरी। क्या रख दिया बता दो? पांडिचेरी रखा गया था। समझ आ पा रहे हैं कि नहीं जल्दी बताओ? हाँ है ना। तो फिर से देखते हैं कि 1 नवंबर 1954 को भारत जो है फ्रांसीसी वाला जो पूरा जो 4 क्षेत्र था उसको भारत संघ में क्या कर दिया? स्थानांतरित कर दिया और क्या बना दिया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। समझ आ पा रहे हैं। लेकिन बताया जाता है कि मुख्य रूप से कि पांडिचेरी भारत का अभिन्न अंग है, ठीक है ना। इसके लिए एक संशोधन करना पड़ा था जिसका नाम है 14वां नंबर का संशोधन। कौन सा नंबर का जल्दी बताओ? 14। ये संशोधन हुआ था 1962 में। कब हुआ था? 1962 में। और 1962 में संशोधन किए और इस संशोधन के तहत बोला गया कि पांडिचेरी आधिकारिक तौर पर भारत का अभिन्न अंग माना जाएगा। समझ आ पा रहा है कि भारत से अलग नहीं है। भले यही यहाँ कौन से लोग रहते हैं? फ्रांसीसी लोग ही रहते हैं, लेकिन बताया गया अलग से संशोधन की इसके लिए। कौन सा नंबर का? 14 नंबर का 1962 में। और बोला गया कि जो पांडिचेरी है वो भारत का क्या होगा? अभिन्न अंग माना जाएगा आधिकारिक तौर पर। तो आधिकारिक तौर पर एक अधिनियम लाना पड़ा था 14 नंबर का। समझ आ पा रहे हैं कि नहीं जल्दी बताओ? हाँ है ना। और संशोधन तो 14 नंबर का था, लेकिन ये पांडिचेरी भारत का अभिन्न अंग एग्जैक्ट कब बना? तो ये बना था 1963 में। कब बना था बताओ? तो 1963। संशोधन का आया कब? 62 में। लेकिन अभिन्न अंग बना कब? 1963 में। लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? 1954 में। केंद्र शासित प्रदेश पहले से बन गया था, लेकिन यहाँ पूरे फ्रांसीसी रहते थे तो भारत का इसको मानते ही नहीं थे। यहाँ पूरा फ्रांसीसी वाले ऐसे करके, तो उसके लिए फिर अलग से क्या करना पड़ा? संशोधन करना पड़ा। कौन सा नंबर का? 14 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम लाए और उसके तहत बोले कि नहीं, पांडिचेरी भारत का क्या माना जाएगा? अभिन्न अंग माना जाएगा। साथ ही साथ इनके लिए बहुत सारी चीजों का प्रावधान इसी संशोधन के तहत आपका पूरा हुआ था। आए कि नहीं समझ में? तो यहां से देखो क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो पांडिचेरी पहले किसके अधीन था? फ्रांसीसी। समझ आ रहा है? फ्रांसीसी के अधीन इस इलाके में कितने क्षेत्र होते थे? 4। क्या क्या नाम से? पांडिचेरी, करिकाल, माहे, यनम। ठीक है, इन चारों क्षेत्रों को एक ही मिला के भारत का क्या बनाए थे? केंद्र शासित प्रदेश। ये कब बनाए थे?
1 नवंबर 1954। पांडिचेरी आधिकारिक तौर पर भारत का भिन्न अंग कब बना? 1963 में बना। किस अधिनियम के तहत? 14वां संविधान संशोधन 1962 के तहत बना था। समझ आ पा रहा है कि नहीं? तो इतना क्वेश्चन पांडिचेरी के लिए अलग से याद रखना है। समझ आ पा रहे हैं? आए ना? चलो, पांडिचेरी के बाद नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट आएगा जो है आपका, कौन सा है जल्दी बताओ? दादर नागर हवेली। दादरा बोलते हैं लेकिन क्या बोलते हैं? चलो बातें ना करें, क्या जल्दी बता दो? दादर नागर हवेली और दमन दीव। दमन दीव ऐसे लिखते हैं। समझ आ पा रहा है? चलो, दादर नागर हवेली और दमन दीव के बारे में अगर देखें तो यहां से क्या क्या क्वेश्चन अलग से हमको इंपॉर्टेंट याद रखना है। चलो, इसके बारे में कोई किसी की जानकारी पता है कि जो दादर नागर हवेली और दमन दीव जो है वो गुजरात के क्षेत्र में आता है? किस क्षेत्र में आता है? गुजरात के पास में है। किसके पास में जल्दी बताओ? गुजरात। तो ये वाला जो इलाका हम देख रहे हैं यहाँ पास वाला, तो इसका हम बातचीत कर रहे हैं अभी। समझ आ पा रहा है? तो यहाँ पास जो स्थापित है दादर नागर हवेली दमन दीव जो है, ये पहले किसके अधीन क्षेत्र होता था अगर बात करें तो ये जो पूरा क्षेत्र यहाँ जो होता था वो होता था आपका पुर्तगाल के अधीन। किसके अधीन होता था? पुर्तगाल। याद रहेगा सबको? तो ये जो इलाका दिख रहा है दादर नागर हवेली और दमन दीव, यह किसके अधीन होता था पहले समय में? पुर्तगालियों के अधीन होता था। समझ आ पा रहा है? हाँ, है ना? और यहां अगर हम बात करें तो पहला तो ये क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अभी अभी जो इसमें कुछ चेंजेस किए कि दादर नागर हवेली और दमन दीव पहले दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश होता था। अब इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश को एक ही में क्या किए? विलय किए। समझ आ पा रहा है? तो ये काम कब हुआ था अगर हम बात करें तो ये काम हुआ था आपका 26 जनवरी 2020। क्या बताओगे? 26 जनवरी 2020 को। ये क्वेश्चन याद रखना है कि ये दोनों जो क्षेत्र है वो उनको एक ही में क्या कर दिए? विलय कर दिए थे। समझ आ पा रहे हैं? जल्दी बताओ। और इसको विलय करने के लिए देखो कुछ संशोधन लाएंगे कुछ। समझ आ पा रहे हैं? तो इसमें लिए अपन बात करेंगे तो दादर नागर हवेली और दमन दीव को संशोधन करने के लिए इन दोनों का एक विलय वाला जो था एक अधिनियम यहाँ लाए थे। समझ आ पा रहे हैं? इन दोनों को मिलाने के लिए। तो लोकसभा में सबसे पहले इनको लाया गया था। कहाँ लाए थे जल्दी बता दो? तो इन दोनों को विलय करने के लिए जो विधेयक लाया गया था वो सबसे पहले कहाँ लाया गया था? लोकसभा में। कब लाया गया था बोलेंगे तो 27 नवंबर 2019 को। कब कब आते जल्दी बताओ? 27 नवंबर 2019। और लोकसभा से मतलब यहां से लोकसभा से ना, इसको पारित वाला याद रखना। लोकसभा से कब पारित हो गया ये वाला? 27 नवंबर 2019 को इन दोनों का जो विलय वाला जो विधेयक था दोनों को क्या कर दिया? पारित। फिर इसको राज्यसभा में ले गए और राज्यसभा से कब पारित की इसको बस याद रखना है। ठीक है? राज्यसभा से पारित किए 3 दिसंबर। कब कब बात है? 3 दिसंबर। तो 3 दिसंबर को कहां से पारित हो गए जल्दी बताओ? राज्यसभा। और फिर दोनों कब से विलय हो गए बोलेंगे तो क्या बताओगे? 26 जनवरी 2020 को दोनों को क्या कर दिया? एक ही में विलय कर दिया गया। आए बात समझ में? तो इतना क्वेश्चन यहां से भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, थोड़ा याद रखना है। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बता दो। बन जाएगा सबसे? तो फिर से एक बार देखना ध्यान से। तो दादर नगर हवेली दमन दीव पहले किसके अधीन हुआ करते थे? पुर्तगाली के अधीन होते थे। समझ आ पा रहे हैं? फिर फिर दोनों पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। फिर उसके बाद दोनों को एक साथ मिला दिया गया। तो अभी हम के लिए यही वाला इंपॉर्टेंट है। ये वाला डेट बस अच्छे से याद रख लेना। समझ आ पा रहे हैं कि दादर नगर हवेली और दमन दीव को कब विलय किया गया? तो आंसर क्या बताओगे? 26 जनवरी 2020 को इसको विलय करने की पूरी घोषणा हुई। और उससे पहले प्रोसेस का बात करें तो लोकसभा से कब पारित किए थे? 27 नवंबर 2019। और राज्यसभा से कब पारित किए? तो 3 दिसंबर 2019 को इसको पारित किए। समझ आ पा रहे हैं कि नहीं? है ना? चलो, तो ये हम जो इंपॉर्टेंट अलग से कुछ क्वेश्चन देखे हैं जिसमें सबसे पहले हम देखें किसके बारे में? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के बारे में कि क्या क्या प्रोसेस है। फिर देखें लक्षद्वीप के बारे में कुछ जानकारी कि पहले लक्षद्वीप कहाँ आता था। फिर किसके बारे में समझे बता दो? अंडमान निकोबार ये भारत में कब आया? ठीक है ना? फिर किसके बारे में समझे? पांडिचेरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देखें। और उसके बाद क्या देखें? दादर नागर हवेली और दमन दीव के बारे में भी याद रखना है। क्लियर है सबका?
है ना। चलो, तो इसी के साथ साथ हमारा जो भाग 8 खत्म होता है, कौन सा खत्म होगा? भाग 8। समझ आ पा रहा है? तो भाग 8 पूरा किसके बारे में था? केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं बता दो? 8। नाम गिना ऊपर से। सबसे पहला जम्मू कश्मीर, पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख, तीसरा चंडीगढ़, चौथा दिल्ली, पांचवा दादर नागर हवेली दमन दीव, दोनों एक में आ गए हैं। कब से? 26 जनवरी 2020 से। समझ आ पा रहा है ना? कितना हो गया? 5 हो गया क्या? है ना। छठवा बताओ? लक्षद्वीप, सातवां पांडिचेरी, और आठवां अंडमान निकोबार। तो पूरे केंद्र शासित याद रहेगा। और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो भी नियम कानून राष्ट्रपति के द्वारा आएगा। और कहाँ कहाँ उपराज्यपाल है बता दो एक बार? जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में है, दिल्ली में है, और हाँ अंडमान निकोबार में। और 4 जगह देखे थे ना? 5 था। तो पांडिचेरी में होगा। समझ आ पा रहे हैं? बता दिया था ना उस दिन, तो पहले से पहले क्लास में स्टार भी लगाया था उसमें कि कहाँ कहाँ उपराज्यपाल हैं, उसको अपन अलग से देख लिए थे। क्लियर सबका? और इन सब की नियुक्ति वगैरह कौन करता है? तो पूरा राष्ट्रपति करता है। यहां तक क्लियर सबका? चलो, इसके बाद आता है भाग 9। क्या पढ़ते हैं जल्दी बताओ, बातें ना करें। चलो, भाग 9 के अंतर्गत एक अनुच्छेद आपको याद रखना है, और वो है अनुच्छेद 243। कौन सा? जल्दी बता दो। लेकिन इस 243 के अंतर्गत बहुत सारे धाराएं हमें पढ़ना पड़ता है। अनुच्छेद भले एक ही ठो है, लेकिन इसी अनुच्छेद के अंदर क ख ग ऐसे करके पूरा आप पहले पढ़ोगे। इसके अंतर्गत हम 2 चीजों के बारे में पढ़ते हैं भाग 9 के अंतर्गत। आ रहा समझ में? जिसके अंदर हमको मेन पढ़ना, इसके अंतर्गत मेन हम क्या पढ़ते हैं? तो यह जो टॉपिक है किससे संबंधित है बोलेंगे, तो आपको बताना है पंचायती राज से। किसके बारे में जल्दी बताओ? पंचायती राज व्यवस्था। आ रहा बात समझ में? है ना। तो भाग 9 का संबंध पूरा किससे जल्दी बता दो? पंचायती राज व्यवस्था से। तो पंचायती राज का मैं अलग से क्लास लूंगा, जिसमें इस भाग को हम उसमें कवर करेंगे। अभी पढ़ाऊंगा तो छोटा मोटा चीज ही रहेगा, लेकिन इसको एकदम फुल डिटेल्स अगर पढ़ना है, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था का जो पूरा क्वेश्चन हमारे कौन से एग्जाम में आएगा? एडीओ एग्जाम में। तो एडीओ एग्जाम के हिसाब से इसको पढ़ना पड़ेगा हमको। समझ आ पा रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्या है, कितने सारे आर्टिकल हैं, और छत्तीसगढ़ का जो पंचायती राज के अंतर्गत कैसी व्यवस्था की गई है, महिलाओं को कितना आरक्षण है, कितने संस्थाएं होती है, तो सबको हम देखेंगे। कौन से एग्जाम के लिए जल्दी बताओ? एडीओ एग्जाम का जब अलग से क्लास लगेगा, तो उसमें हम पूरा क्या पढ़ेंगे जल्दी बताओ? पंचायती राज को पढ़ेंगे। इसलिए भाग 9 को अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ। समझ आ पा रहे कि नहीं? जल्दी बताओ, उस समय पढ़ लेंगे। क्लियर है सबका? चलो, चलो भाग 9 के बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है भाग 10। ठीक है। चलो, भाग 10 के अंदर भी मात्र एक ही आर्टिकल है, अनुच्छेद 244। क्या बताओगे? आर्टिकल क्या है जल्दी बता दो? 244 है। ये भाग 10 में आपका है। ठीक है। और यह भाग जो 10 है, यह किससे संबंधित है अगर हम बात करेंगे, तो भाग 10 के अंतर्गत जो आर्टिकल 244 है, इसके अंतर्गत आपका अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। क्या बताओगे जल्दी बताओ? अनुसूचित और जनजातीय। क्या बताएंगे जल्दी बताओ? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से ये क्या है जल्दी बता दो? संबंधित है ना। और इसके और हम देखो ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, 2-3 पॉइंट बस यहाँ बता देता हूँ इस भाग में, और हमको कुछ उतना खास जानकारी एकत्र नहीं करना है। इस भाग में जो भाग 10 का जो अनुच्छेद 244 है, इसमें यह बताया गया है कि अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों को घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है। कि किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र या जनजाति क्षेत्र घोषित कौन करता है, तो उसमें आप टिक लगाओगे राष्ट्रपति। क्या बताओगे जल्दी बताओ? राष्ट्रपति। आए कि नहीं समझ में? आए ना। लेकिन मान लो कि राष्ट्रपति के द्वारा किसी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, लेकिन उसके क्षेत्रों की सीमा में बदलाव करना है, उसकी सीमा को बढ़ाना है,
या उसकी सीमा को कम करना है। तो ये काम कौन करता है? तो यह काम भी कौन करता है बोलेंगे तो क्या बताओगे? राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन इस समय ये राज्यपाल से सलाह लेता है। किससे सलाह लेता है जल्दी बताओ? जिस राज्य में यह काम हो रहा होगा उस राज्य के राज्यपाल से क्या लेगा जल्दी बताओ? सलाह लेता है। समझ आ पा रहा है ना? और इसी अनुच्छेद 244 में ही लिखा है कि कौन कौन से अनुसूची के तहत कौन कौन से राज्यों के इन सब क्षेत्रों के प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण भागीदारी किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत आपको याद रखना है कि 5वीं अनुसूची, क्या बता दो? 5वीं अनुसूची और क्या बता दो? 6वीं अनुसूची का प्रावधान है। क्या किसके किसके बता दो? 5वीं और 6वीं अनुसूची के अंतर्गत बताया जाएगा। क्योंकि देखो इसके तहत हम दो काम कर सकते हैं। 244 के तहत राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को क्या घोषित कर सकता है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकता है। इसी आर्टिकल में आपको और ये देखने मिलेगा, राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों के सीमाओं को बदल सकता है या बदलाव कर सकता है। किसके सलाह पर? राज्यपाल। मान लो कि किसी किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र बना दिया गया तो उसको हमको कहाँ लिखना होता है? तो या तो वो 5वीं अनुसूची में लिखाएगा या तो वो कहाँ लिखाएगा? 6वीं अनुसूची में लिखाएगा। समझ आ पा रहा है? अगर मान लो 6वीं अनुसूची में हम किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं तो वो 4 राज्यों का ही हो सकता है। कितने राज्यों का? 4। और उसके लिए आपको याद रखना है, छोटा सा ट्रिक है, मित्री मेय। क्या बताओगे? मित्री मेय। आ रहा समझ में? अगर कोई इलाका मिजोरम का है, कहाँ का है? मिजोरम का है, त्रिपुरा का है, मेघालय का है या असम का है, तो उसको किस अनुसूची में लिखना होगा जल्दी बताओ? 6वीं अनुसूची में लिखना होगा। समझ आ पा रहा है? लेकिन मान लो कि कोई क्षेत्र है जिसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिए और इन चारों राज्यों में से नहीं है, तो उसको हमको कहाँ लिखना होगा? 5वीं अनुसूची में लिखना होगा। समझ आ पा रहा है? तो ये सब चीज किस आर्टिकल में हमको पता चलता है? 244 में, कि कौन सा क्षेत्र किस में जाएगा। तो अगर ये 4 राज्य हैं तो उसका क्षेत्र कहाँ इंक्लूड होगा? 6वीं अनुसूची में। और इन 4 राज्यों को छोड़कर जो भी अगर क्षेत्र होगा तो वो किस में इंक्लूड होगा? 5वीं अनुसूची में। तो इतना ही चीज आपको 244 में पता चलता है। समझ आ पा रहे कि नहीं जल्दी बताओ? क्लियर है सबका? तो अनुच्छेद 244 क्या है जल्दी बता दो? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। इसकी घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। और सीमा में बदलाव भी कौन करता है? राष्ट्रपति। किसके सलाह पर करता है? राज्यपाल। किसके सलाह पर? तो कौन कौन सा क्षेत्र 6वीं अनुसूची में जाएगा? जो मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम के होंगे वो 6वीं अनुसूची में जाएगा। और इन 4 राज्यों के अलावा अगर कोई क्षेत्र है तो किस में जाएगा? 5वीं अनुसूची में जाएगा वो लिस्ट में। समझ आ पा रहे हैं? और इनके लिए तो अलग से ही नियम कानून होते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों के लिए बहुत सारे विशेष प्रावधान किए जाते हैं, बहुत सारी छूट दिया जाता है, बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है। जिस क्षेत्र को क्या बना देते हैं? अनुसूचित क्षेत्र अगर घोषित कर दिए तो उसके लिए अलग से नियम कानून बनाए जाते हैं। आ रहा बात समझ में? और सरकारी सुविधाएं भी दी जाती है बहुत सारी। हाँ, छत्तीसगढ़ भी 5वीं अनुसूची में है। हाँ, मतलब छत्तीसगढ़ के जो एरिया, भाई डोंडी ब्लॉक अपना छत्तीसगढ़ में ही आएगा ना। हाँ, इस छत्तीसगढ़ के अंदर कितना बता दो? 85 विकासखंड इसमें है, जिसमें से एक हमारा क्या है? डोंडी ब्लॉक भी इसमें आता है ना। आ रहा समझ में? तो कुछ जैसे कुछ छूट मिल जाता है, जैसे कि पटवारी एग्जाम में मिलता है कि कंप्यूटर डिग्री 1 साल बाद दे सकते हो करके, अगर तुरंत नहीं है तो ये सब चीज अनुसूचित क्षेत्र होने के कारण होता है। बाकी इलाकों में नहीं रहता ऐसा। क्या चीज? अच्छा, चना वगैरह भी इसी कारण मिलता है क्या? अच्छा, चलो यहां तक क्लियर सबका? तो भाग 10 ज्यादा बड़ा नहीं है, बस इतना ही समझना था। भाग 10 सबका क्लियर है ना? चलो, अब इसके बाद आते हैं हम भाग 11 में। बातें ना करें, शांत रहो। चलो, भाग 11 के अंतर्गत आर्टिकल मिलेगा 245 से लेकर 263। क्या बताओगे? 245 से कहां तक है? 263 तक आपको यहां देखने मिलता है। समझ आ पा रहा है? और ये जो भाग 11 किससे संबंधित है तो आपको यहां बताना है, संघ और
राज्य क्षेत्रों से। क्या बताओगे? ये संघ और राज्य के बीच संबंध इससे रिलेटेड रहेगा। समझ आ पा रहा है? किससे संबंधित बता दो? संघ और राज्य के बीच जो संबंध है उनके बारे में बताया गया है। क्लियर सबका? तो आर्टिकल नंबर 245 से लेकर पूरा कहां तक देखेंगे? 263 तक का जो पूरा अनुच्छेद आएगा वो इसी अनुसूची में हम पढ़ते हैं, सॉरी इस भाग में पढ़ते हैं। समझ आ पा रहे हैं? तो फिर से देख लो, भाग 8 में क्या था जल्दी बता दो? केंद्र शासित प्रदेश। भाग 9 क्या था जल्दी बताओ? पंचायती राज व्यवस्था। और भाग 10 क्या था जल्दी बताओ? अनुसूचित क्षेत्र या जनजाति क्षेत्रों के बारे में प्रावधान। और भाग 11 क्या है जल्दी बता दो? संघ और राज्यों के बीच संबंध। इसमें कुछ नहीं पढ़ेंगे, अपन 3 अनुसूची पढ़ते हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। कि भारत का जो केंद्र सरकार जो है उसको कौन कौन से विषय पर कानून बनाने का अधिकार होगा। समझ आ पा रहे हैं? राज्य सरकार कौन कौन सा बना सकता है, दोनों मिल के या दोनों अलग अलग और भी बनाना चाहे तो और किसमें बना सकते हैं। तो वो सारा चीज हम इस भाग में पढ़ते हैं, जो आर्टिकल 245 से कहाँ तक मिलेगा? 263 के बीच। कि केंद्र और राज्य जो होंगे उनको, उनके लिए जो भी कार्य करने के लिए अलग बंटवारा कर दिए हैं, और उस पर जो जो उनको मिला है उसी पर वो लोग काम कर सकते हैं। समझ आ पा रहे हैं? तो इसके अंदर हम वही पढ़ेंगे। तो इसको अपन कल देखते हैं, आज यहीं तक रख लो। समझ आ पा रहे हैं? तो कल हम आगे कहाँ देखेंगे? भाग 11 से आपको कवर करना होगा। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ, बन जाएगा? चलो तो आज यहीं तक लिख लेना।